हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, केस स्टडी सीरीज फॉर 12th बिजनेस स्टडीज। स्टूडेंट्स, इस केस स्टडी सीरीज में हम जितने भी चैप्टर है उसके हम केस स्टडी करेंगे। इस केस स्टडी में आपको क्या करना है, अब इस क्लास को देखना है। इसमें जो केस स्टडी हम पढ़ेंगे उसमें आप जो भी कीवर्ड्स को अंडरलाइन किया जाएगा, आप उसके अंदर जो अंडरलाइन कंसेप्ट होता है उसको समझिए और उसी कीवर्ड्स को आप फिर क्वेश्चन के फॉर्म में मानिए कि अगर ये कीवर्ड्स आता है तो हम किस टाइप के उसका आंसर होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, वो हम करेंगे इस सारी केस स्टडी के अंदर। तो चलिए देखते हैं केस स्टडी को, साथ साथ पढ़िए केस स्टडी को। स्क्रीन पे आप केस स्टडी है। धीरज इज वर्किंग एज ऑपरेशनल मैनेजर, अंडरलाइन कीजिए इसको। इन टिफको लिमिटेड, नेम द मैनेजरियल लेवल एट विच ही इज वर्किंग। देखिए क्वेश्चन, देखिए क्या पूछा उसने, मैनेजरियल लेवल पूछा है। तो हम डिस्कस करेंगे मैनेजर लेवल्स कितने होते हैं, 3 होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। जब भी हम केस स्टडी पढ़ेंगे तो सबसे पहले इसका क्वेश्चन देखिए कि वो पूछ क्या रहा है, और फिर क्वेश्चन के लिए रिगार्डिंग जो भी आंसर है हमारे माइंड में वो सेट करिए और उसी के अकॉर्डिंग केस स्टडी को पढ़िए। तो 3 लेवल है हमारे मैनेजमेंट के, तो उसमें कौन से लेवल पे आ रहा है ये ऑपरेशन मैनेजर। ये पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का मैनेजर है, याद रखिए। ऑपरेशन एक डिपार्टमेंट होता है, ये एक डिपार्टमेंट मैनेजर है। तो डिपार्टमेंट का मैनेजर होता है वो किस में कवर होता है, हमारा मिडिल लेवल में कवर होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है नेम द मैनेजमेंट लेवल, तो मैनेजमेंट लेवल हो जाएगा हमारा मिडिल लेवल मैनेजमेंट। स्टेट एनी 4 फंक्शन ही विल परफॉर्म एज ऑपरेशन मैनेजर। अब आपको फंक्शन बताने किसके, ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट के। मिडिल लेवल मैनेजमेंट के आपको फंक्शन बताने, कोई भी 4 फंक्शन। तो कोई जरूरी नहीं है आपको ये फंक्शन बताने हैं, आपने बहुत सारे फंक्शन पढ़े हैं। हमारी बिजनेस स्टडी की क्लास जो हमारी नॉर्मल क्लास होती है उसमें मैंने आपको बताया। फर्स्ट है ये इंटरेस्ट नहीं है, ये इंटरप्रेट है। वो क्या करता है, पॉलिसी को इंटरप्रेट करता है। देखिए पॉलिसी का मैं बताता हूँ आपको। पॉलिसी जो फ्रेम होती है, फ्रेम टॉप लेवल करता है, मिडिल उसको इंटरप्रेट करता है और लोअर होता है उसको इम्प्लीमेंट करता है। तो आप ये एक ध्यान रखिए, साथ साथ हम ऐसे पूरा डिस्कस करेंगे उसके स्टडी के बारे में। इम्प्लीमेंट होता है वो लोअर लेवल वाला करता है। तो ये इंटरेस्ट नहीं है, आप इसकी जगह इंटरप्रेट लिख लीजिए। इंश्योर दैट हिज डिपार्टमेंट, अपने डिपार्टमेंट को कौन इंश्योर करता है, मिडिल वाला, क्योंकि ये किसका हेड है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट। अपने डिपार्टमेंट को इंश्योर करता है कि नेसेसरी पर्सनल असाइन नेसेसरी ड्यूटी, मीन्स अपने डिपार्टमेंट का जो काम चलाने के जो नेसेसरी एक्शन होते हैं वो सारा ये लेता है। मोटिव देम फॉर हायर प्रोडक्टिविटी टू अचीव डिजायर ऑब्जेक्टिव, और अपने डिपार्टमेंट के जो भी एम्प्लॉय है उसको मोटिव करता है। कॉपरेट विद अदर डिपार्टमेंट, दूसरे डिपार्टमेंट के साथ इसको काम करना पड़ता है। जैसे ऑपरेशनल है तो फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, तो इसके साथ इसको कॉपरेट करना पड़ता है। तो ये सारे हमारे जो फंक्शन है वो है मिडिल लेवल मैनेजमेंट के। तो स्टूडेंट, हमने कंप्लीट स्टडी कर लिया इस केस स्टडी की, केस स्टडी 1। सेकंड केस स्टडी, वोल्वो लिमिटेड टारगेट इज टू प्रोड्यूस 10,000 शर्ट पर मंथ एट ए कॉस्ट ऑफ 100 रुपीज। द प्रोडक्शन मैनेजर अचीव दिस टारगेट, अंडरलाइन करिए अचीव दिस टारगेट, उसने अचीव कर लिया उसको, एट ए कॉस्ट ऑफ 90 रुपीज। डू यू थिंक द प्रोडक्शन मैनेजर इफेक्टिव, इफेक्टिव मीन्स क्या होता है, टाइम मैनर। क्या उसने उसको टाइमली उसको अचीव कर लिया, यस। यहाँ पे दे रखा अचीव दिस टारगेट, तो आप लिखोगे यस प्रोडक्शन मैनेजर इफेक्टिव बिकॉज ही इज कंप्लीटेड द टास्क एंड अचीव द गोल ऑफ प्रोड्यूसिंग 10,000 शर्ट। अब अपने लैंग्वेज में इसको लिख सकते हो। और यहाँ पे इफिशिएंट भी है क्या, यस इफिशिएंट भी है, ही इज इफिशिएंट आल्सो। इफिशिएंट का मीन्स होता है कॉस्ट मैनर।
तो जब भी आप केस स्टडी पढ़िए पूरी डिटेल में डिस्कस करिए ताकि बहुत सारे जो क्वेश्चन होता है उसका आंसर हमारे को मिल जाए। यस लिमिटेड इज फेसिंग ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम दिस डे। इट्स मैन्युफैक्चर्ड इलेक्ट्रॉनिक गुड्स लाइक वॉशिंग मशीन्स, माइक्रोवेव ovens, refrigeration and air conditioner. The company's margins are under pressure and the profit and marketing department blame production department. आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए। मार्केटिंग डिपार्टमेंट है वो किसको ब्लेम कर रहा है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स, कि आप गुड्स नहीं बनाते सही से, विच आर नॉट ऑफ गुड क्वालिटी टू मीट कस्टमर्स एक्सपेक्टेशन। द फाइनेंस डिपार्टमेंट ब्लेम बोथ प्रोडक्शन, इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए, एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट टू डिक्लाइन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो उसको ब्लेम कर रहा है। मीन्स सारे डिपार्टमेंट अब आपस में एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, व्हाट क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट डू यू थिंक द कंपनी इज लेकिंग। लेकिंग मीन्स किस चीज की कमी है यहाँ पे, तो किस चीज की कमी है यहाँ पे? कोऑर्डिनेशन की कमी है यहाँ पे। आपस में ब्लेम लगा रहे हैं, लड़ रहे हैं आपस में डिपार्टमेंट वाले, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम है, कोऑर्डिनेशन नहीं है उसके बीच में। तो इसका देखिए आंसर कोऑर्डिनेशन। अब आप कहोगे कोऑर्डिनेशन कैसे है, तो इसमें देखो ये क्या, देखो कोऑर्डिनेशन मीन्स होता है जितने भी एफर्ट्स किए जाते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट के, उसको सिंक्रोनाइज किया जाता है। ये हमने नॉर्मल क्लास में पढ़ा हुआ है। सिंक्रोनाइज मीन्स उसको इंटीग्रेट किया जाता है, बट यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, मीन्स नॉट कोऑर्डिनेटेड। ठीक है, तो इस हिसाब से यहाँ पे किसकी कमी है? कोऑर्डिनेशन की कमी है। स्टेट द इम्पोर्टेंस ऑफ कंसेप्ट। अब आप कोऑर्डिनेशन के इम्पोर्टेंस बताने हैं, इसकी इम्पोर्टेंस है, जो भी आपको सही लगे वो आप इसको बता देना। देखिए अगर आपने केस स्टडी ढंग से रीड कर ली, जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स है उसको अंडरलाइन कर लिया, तो आपका वो फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे अभी ये क्वेश्चन चल रहा था 6 मार्क का, इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन आपने कोऑर्डिनेशन सही चूज कर लिया तो आगे वाला इम्पोर्टेंस है वो भी आपका सही जाएगा। अगर आपने कोऑर्डिनेशन की जगह और कुछ वर्ड यहाँ पे यूज कर लिया तो जो नेक्स्ट जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी हमारा गलत जाएगा। इसलिए ध्यान रखिए कि स्टडी को ध्यान से पढ़िए। अमर अहमद एंड LA आर पार्टनर इन ए फर्म एंगेज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेयरी प्रोडक्ट इन महाराष्ट्र। ये 3 पार्टनर है, ये तीनों को डेयरी प्रोडक्ट में काम करते हैं। अमन इज ए होल्डर ऑफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट फ्रॉम CBSE with business study as one of his elective subject. Ahmed has done his post-graduation in history and LA is dairy farming. One day there was a serious discussion between Ahmed and LA regarding the nature of management. तो यहाँ पे केस स्टडी का जो कहीं न कहीं बात नेचर ऑफ मैनेजमेंट की आएगी। अहमद आर्गू दैट मैनेजमेंट वाज ए प्रोफेशन। अहमद कहता है कि मैनेजमेंट प्रोफेशन है, वेरेज एली आर्गू अगेंस्ट इट, जबकि एली क्या कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है। द लीगल एंड मेडिकल प्रोफेशन आर ओनली प्रोफेशन, ये कहते हैं सिर्फ यही प्रोफेशन है, बिकॉज दे फुलफिल ऑल द कंडीशन ऑफ प्रोफेशन। और अमन ऑन द बेसिक ऑफ हिज नॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडी एक्सप्लेन द नेचर ऑफ मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन टू अहमद एंड एली। अमन है जो CBSE से बिजनेस स्टडी पढ़ा हुआ है, उन्होंने दोनों को बताया और उसके साथ डिस्कस किया कि मैनेजमेंट प्रोफेशन है या नहीं है, वो कैसे है, कुछ नॉलेज के बेस पे। एक्सप्लेन हाउ अमन वुड सेटिस्फाई बोथ अहमद एंड एली। तो बताओ अमन ने क्या बताया होगा ताकि अहमद और एली दोनों को सेटिस्फाई हो सके। तो उसने सिंपल सी बात है, उसने मैनेजमेंट को एज ए प्रोफेशन के बारे में बताया कि जो प्रोफेशन की फीचर है वो मैनेजमेंट क्वालिफाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो आप इसको देखिए, अमन वुड हैव सेटिस्फाई बोथ अहमद एंड एली। अहमद कह रहा है कि ये प्रोफेशन है मैनेजमेंट, एली कह रहा है कि नहीं है। तो अमन बिजनेस स्टडी का स्टूडेंट था तो वो सेटिस्फाई कर रहा है, उसकी जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन दे रहा है। तो कैसे दे रहा है देखिए, मैनेजमेंट इज ए प्रोफेशन, हाउएवर इट इज नॉट फुल फ्लेज प्रोफेशन लाइक लीगल, अकाउंटिंग और मेडिकल प्रोफेशन। ये कहता है कि आप दोनों सही हो, मैनेजमेंट प्रोफेशन है, ये बात कह रहा है अहमद। लेकिन एली भी सही है, एली क्या कह रहा है कि नॉट ए फुल फ्लेज प्रोफेशन लाइक लीगल, अकाउंटिंग एंड मेडिकल। उसकी तरह ये कंप्लीट नहीं है क्योंकि ये डज नॉट मीन एग्जैक्ट क्राइटेरिया, मीन्स ऑल फीचर्स, ऑल फीचर्स हैं।
प्रोफेशन की, वो हमारा मैनेजमेंट सेटिस्फाई नहीं कर पाता। तो ये आप फीचर्स लिख देना इसके बारे में। ये वेल डिफाइंड बॉडी है, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, इसके बारे में हमारा मैनेजमेंट को सेटिस्फाई करता है, यहाँ सेटिस्फाई नहीं करता, यहाँ भी नहीं करता, यहाँ भी नहीं करता और यहाँ भी नहीं करता। तो ये हमने जब क्वेश्चन पढ़ा था कि मैनेजमेंट इज ए प्रोफेशन, तब हमने इसकी 5 फीचर को हमने डिस्कस किया था। तो उसमें हमने देखा था कि सिर्फ फर्स्ट फीचर है वही हमारी कवर करता है, बाकी फीचर हमारी सेटिस्फाई नहीं करता। तो अमन, आप समझ लो आप आप अमन हो, आपको अहमद और एली के क्वेश्चन को सॉल्यूशन देना है, तो आप समझाना पड़ेगा अहमद और एली को। तो कैसे समझाना पड़ेगा इस क्वेश्चन में बताया गया है। स्टेप नंबर 5, टू मीट द ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्म द मैनेजमेंट ऑफ पवे लिमिटेड ऑफर एम्प्लॉयमेंट टू फिजिकली चैलेंज पर्सन। उसने फिजिकली चैलेंज पर्सन को एम्प्लॉयमेंट ऑफर किया। आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। इंपॉर्टेंट लिखिए इसके स्टडी को। इंपॉर्टेंट इसलिए कि ये टिपिकल टाइप की केस स्टडी है थोड़ी सी। इसमें देखिए जनरली स्टूडेंट जब इसको पढ़ेगा तो वो किसकी बात करेगा, वो सोशल ऑब्जेक्टिव के बारे में पढ़ेगा। वो कहेगा ये सोशल ऑब्जेक्टिव की बात हो रही है, जबकि ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव पता नहीं कहाँ से आ गया। तो वो समझेगा क्वेश्चन ही गलत है। लेकिन नहीं, हम सोशल के बारे में नहीं देखेंगे, हमें किसके बारे में सोचना है, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचना है। ऑर्गेनाइजेशन मीन्स GPS हमने पढ़ा था, ग्रोथ, P फॉर प्रॉफिट और S फॉर सर्वाइवल। तो इस हिसाब से हमने इसमें कोई आपको ऐसी लाइन लिखनी है ताकि इन 3 ऑब्जेक्टिव है, ग्रोथ, प्रॉफिट और सर्वाइवल, उसको ये लाइन फुलफिल कर दे। तो इसमें देखिए उसने एम्प्लॉयमेंट ऑफर किया है। जब एम्प्लॉयमेंट ऑफर करेगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो कंपनी की ग्रोथ बढ़ेगी, ग्रोथ बढ़ेगी तो कंपनी प्रॉफिट भी होगा। तो आप कुछ भी लिख सकते हो, कुछ आपको अपना रीजन देना है, ठीक है। तो इस हिसाब से ये केस स्टडी होगी। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट पूछा जाए कि आप इसमें आइडेंटिफाई कीजिए कौन सा ऑब्जेक्टिव है, तो यहाँ पे सोशल ऑब्जेक्टिव आपको डायरेक्ट फाइंड हो रहे हैं। लेकिन उसने पूछा कि ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव बताइए इसमें कौन सा है। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव GPS हमने पढ़ा था, 3 होते हैं, ग्रोथ, प्रॉफिट एंड सर्वाइवल। तो देखिए इसमें से कौन सा आ रहा है। आप एक चीज लाइन बनाइए ताकि ऐसा रीजन दे दीजिए जिससे कि ये आपका ऑब्जेक्टिव पता लग जाए। 6 नंबर का स्टडी, बी लिमिटेड वांट टू मॉडिफाई इट्स एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट CD प्लेयर इन द मार्केट ड्यू टू डिक्रीजिंग सेल्स। बी लिमिटेड है, उसका कोई एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है CD प्लेयर, वो उसको क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। क्यों? ड्यू टू डिक्रीजिंग सेल, उसकी जो सेल है वो कंटिन्यू डिक्लाइन हो रही है। व्हाट डिस्टेंस शुड ईच लेवल आपके जो तीनों लेवल है उसके आपको बताने पड़ेंगे टू मेक टेक टू गिव एफर्ट इन दिस डिस्टेंस। ये 6 मार्क का क्वेश्चन है। आपको तीनों जो लेवल है उनके फंक्शन बताने पड़ेंगे कि वो किस हिसाब से इस पे काम करेंगे। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन है। कुछ केस स्टडी थिंकिंग बेस्ड होती है, कुछ एनालिसिस बेस्ड होती है। तो आप इसमें सबसे पहले टॉप मैनेजमेंट के बारे में देखिए। टॉप मैनेजमेंट क्या करेगा, प्लान करेगा उस टेक्निक की मॉडिफिकेशन कैसे किया जाए, ठीक है। दे मस्ट ऑर्गेनाइज एंड असेंबल, रिसोर्स को असेंबल कौन करेगा, टॉप लेवल करेगा, कि उसके लिए जो नेसेसरी जो रिसोर्सेज है उसको ऑर्गेनाइज करेगा। ये दोनों काम होते हैं टॉप लेवल के। तो ये हमने पढ़ा था अपनी नॉर्मल क्लास में। मिडिल लेवल क्या करता है, इम्प्लीमेंट द प्लान को इम्प्लीमेंट करता है ये, ठीक है ना। वह टॉप मैनेजमेंट इन देयर रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट और डिवीजन, ठीक है। दे मस्ट इंटरप्रेट द प्लान एंड पॉलिसी टू द सबऑर्डिनेट। इसका सबऑर्डिनेट कौन होता है, लोअर लेवल वाले होते हैं। ये लोअर लेवल को क्या कर रहा है, इंटरप्रेट करता है, उसको समझाता है कि आपको इस हिसाब से इस टेक्नोलॉजी को यूज करना है, हमारी जो प्रोडक्ट है उसको मॉडिफाई करना है। अब जो लोअर लेवल वाले होते हैं, ऑपरेशन लेवल वाले होते हैं, वो क्या करते हैं, उसको अपने जो वर्क फोर्स होते हैं, जो वर्कर होते हैं, उसको ये असाइन करते हैं काम को, उसको सुपरवाइज करते हैं ताकि अकॉर्डिंग टू प्लान वो काम हो सके।
दे मस्ट मेंटेन क्वालिटी, क्वालिटी मेंटेन करने का काम भी किसका होता है, लोअर लेवल का होता है, सुपरवाइजर लेवल का होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा टच में वर्कफोर्स के टच में कौन होता है, लोअर लेवल वाले होते हैं, ठीक है ना। तो ये थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन है, आपको डिसीजन देना है। क्वेश्चन नंबर 7, सोनाली इज द मैनेजर ऑफ लार्ज कंपनी मैन्युफैक्चरिंग गारमेंट फॉर किड्स। शी प्लान्स हर विंटर कलेक्शन इन मंथ ऑफ अगस्त, देन शी इंश्योर दैट देयर इज एडुकेट वर्कफोर्स। She continue monitor whether production is proceeding according to plan. She asked the marketing department to prepare the promotional and advertising campaign also. अब देखिए केस स्टडी में हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं पहले, लेकिन आप केस स्टडी में सबसे पहले इसका ये देखिए कि वो पूछ क्या रहा है, फिर केस स्टडी पढ़िए। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कंसेप्ट, यहाँ कंसेप्ट की बात हो रही है, तो ऐसा कौन सा कंसेप्ट है जो उसको एक्सप्लेन किया गया है, तो आप ट्राई कीजिए कंसेप्ट के बारे में। तो हमारा वो देखिए वो क्या कर रहा है, वो देखो सभी डिपार्टमेंट से कर रही है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से इंश्योर कर रही है, वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट से बात कर रही है, मीन्स सभी डिपार्टमेंट से वो कोऑर्डिनेट कर रही है। तो यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट आएगा, कोऑर्डिनेशन आ जाएगा। और उसकी फीचर्स आपको बतानी है कोऑर्डिनेशन में, वो क्या कर रही है इसमें देखिए, सी कंटिन्यू मॉनिटरिंग वेदर द प्रोडक्शन इज प्रोसीडिंग अकॉर्डिंग टू प्लान। तो मतलब ये अकॉर्डिंग टू प्लान में हमारे क्या करता है, कोऑर्डिनेशन है, वो हेल्प करता है। तो आप ये भी लिख सकते हो, कंटिन्यू प्रोसेस भी लिख सकते हो। तो ये आप इसमें फीचर्स लिख सकते हो, व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स डज द अबव पैराग्राफ हाईलाइट। तो आप ये भी लिख सकते हो कि ये हमारे को हेल्प करता है अकॉर्डिंग टू प्लान वर्क कराने में, ठीक। कंटिन्यू प्रोसेस है, इंटीग्रेट द इफोर्ट्स को इंटीग्रेट करता है। ये सबसे पहले इसका देखिए ये पूछ क्या है क्वेश्चन, इज द मैनेजमेंट ऑफ एच टेक लिमिटेड फुलफिल इट्स ऑब्जेक्टिव, क्या वो अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर रहा है। तो हमारे ऑब्जेक्टिव कितने होते हैं, 3 होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल और पर्सनल। तो 3 ऑब्जेक्टिव के बारे में हम सोच के ये क्या स्टडी पढ़ेंगे। HL Limited is company producing IT service. The company's profit are enough for survival and growth. Underline कर लीजिए survival and growth. The management of the company believe that satisfy employee create a satisfy customer. कि अगर कस्टमर एम्प्लॉय सेटिस्फाई होंगे तो कस्टमर भी सेटिस्फाई होंगे। Who is turn create profit that lead to satisfy shareholder. So it pay competitive salary and perk to its all employee. सभी एम्प्लॉय को कंपेटिटिव सैलरी दी जाएगी, परफॉर्मेंस फैसिलिटी दी जाएगी। ऑल द एम्प्लॉय आर हैप्पी वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज ए पर्सनल ग्रोथ, उसका पर्सनल ग्रोथ होएगा एंड डेवलपमेंट होएगा। कंपनी हैज स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में एक अच्छा सोचती है। इट हैज सेटअप एन इंजीनियरिंग कॉलेज इन विच 1/3 ऑफ स्टूडेंट आर गर्ल्स टू होम द कंपनी गिव 50% स्कॉलरशिप। तो ये सारा काम कंपनी कर रही है। तो अब देखिए सर्वाइवल, ग्रोथ, प्रॉफिट, ये किसके बारे में बात हो रही है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के बारे में। कंपिटेटिव सैलरी दी जा रही है, उसको फैसिलिटी दी जा रही है, पर्सनल ग्रोथ पे काम किया जा रहा है। ये कौन से ऑब्जेक्टिव है, सारे सोशल ऑब्जेक्टिव है, सॉरी पर्सनल ऑब्जेक्टिव है। ये उसके ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सोशल ऑब्जेक्टिव के बारे में है। उसने इंजीनियर कॉलेज ओपन कर रखा है गर्ल्स स्टूडेंट के लिए, तो ये सोशल ऑब्जेक्टिव है। तो इस हिसाब से वो क्या कर रहा है, हमारा सारे ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर रहा है। तो हम इसका रीजन दे देंगे, जस्टिफाई योर आंसर बाय गिविंग रीजन। देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया है लेवल ऑफ मैनेजमेंट ऑफ मिस्टर गोरंगा, नित्यानंद एंड मिस्टर सनातन, ये तीनों किस किस लेवल पे हैं और आपके आंसर को जस्टिफाई करना है। गोविंदा लिमिटेड इज ए हाईली रेप्यूटेड कंपनी, डिफरेंट फंक्शन आर परफॉर्म बाय डिफरेंट इंडिविजुअल इन दिस कंपनी हु आर बाउंड टुगेदर इन हियरार्ची ऑफ रिलेशनशिप। एवरी इंडिविजुअल इन हियरार्ची इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ पर्टिकुलर टास्क। वो अपने अपने हियरार्ची के अंदर अपने अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मिस्टर गोरंगा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान रखिए मिस्टर गोरंगा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन।
तो ये कौन से फंक्शन, तो ये कौन से लेवल का वर्क होता है मिस्टर गोरंगा का, जो हमारे वेलफेयर और सर्वाइवल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये होता है हमारा टॉप लेवल का। तो यहाँ पे मिस्टर जो गोरंगा वो कौन से लेवल पे है, टॉप लेवल पे। ही फॉर्मुलेट ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन, वो फॉर्मुलेट करता है ऑर्गेनाइजेशन को, गोल क्या है, स्ट्रेटेजी क्या है, इसको सर्व क्या करता है, फॉर्मुलेट करता है। नित्यानंद इंश्योर द क्वालिटी ऑफ आउटपुट, ध्यान रखिए क्वालिटी ऑफ आउटपुट इज मेंटेन, वेस्टेज ऑफ मटेरियल इज मिनिमाइज। यह काम किसका होता है सारा, यह होता है लोअर लेवल का, सुपरवाइजर लेवल का। मिस्टर सनातन असाइन नेसेसरी ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द पर्सनल एंड मोटिवेट देम टू अचीव डिजायर ऑब्जेक्टिव। मिस्टर सनातन नेसेसरी ड्यूटी देता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है टू द पर्सनल को, ताकि वो मोटिवेट होकर अपने डिजायर को अचीव कर सके। तो मिस्टर सनातन है वो किस पे काम कर रहा है, मिडिल लेवल पे काम कर रहा है। केस स्टडी 10, द मैनेजमेंट ऑफ वृंदा लिमिटेड स्ट्रांगली बिलीव दैट द मेंबर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड वर्क टुवर्ड्स फुलफिलिंग द कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। दिस रिक्वायर्स टीम वर्क, इसके लिए टीम वर्क की जरूरत है। एंड इंटीग्रेशन ऑफ एफर्ट्स, आप इंपॉर्टेंट लाइन अंडरलाइन कर दीजिए, यहाँ पे आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट यूज किया जा रहा है। दिस इज बिकॉज ऑल द इंडिविजुअल एंड डिपार्टमेंट डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज टू परफॉर्म देयर रिस्पेक्टिव एक्टिविटी। ये इसलिए कि जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, सब एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं फॉर इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज, ताकि अपने जो रिस्पेक्टिव एक्टिविटी है उसको परफॉर्म किया जा सके। मैनेजर नीड टू रिकनसाइल, रिकनसाइल की बात ये हमारी इस कंसेप्ट का आंसर दे रही है। डिफरेंस इन अप्रोच, टाइमिंग, एफर्ट्स एंड इंटरेस्ट। एट द सेम टाइम इट शुड इनेबल ऑल द मेंबर टू ग्रो एंड डेवलप। Thus there is need to harmonize इंडिविजुअल गोल्स, उसको साथ लेके आना सभी को। तो यहाँ पे कौन से कंसेप्ट की बात हो रही है, आपको पता लग गया होगा, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन की बात हो रही है, जिसमें एफर्ट को इंटीग्रेशन किया जाता है। सेकंड क्वेश्चन में देखिए पूछा 3 फीचर्स, तो 3 फीचर्स इसी क्वेश्चन में दे रखा है हमारे को। एफर्ट्स को इंटीग्रेशन किया जाता है, इंटीग्रेट द एफर्ट्स, इंडिविजुअल गोल्स को हार्मोनाइज किया जाता है, एंड जो डिफरेंट अप्रोच है उसको रिकंसाइल किया जाता है। तो ये सारी इसकी तीनों फीचर्स हैं। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट विच इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द अबव पैराग्राफ। आप इसमें कोई भी फीचर्स लिख दीजिए इसमें। तो इसी क्वेश्चन का आंसर इसी केस स्टडी में ही है, केस स्टडी 11। देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट फिर संजना परफॉर्म बाय कोटिंग द लाइन, हमें लाइन भी कोट करनी है और फंक्शन पूछे। तो फंक्शन कितने होते हैं, 5 फंक्शन होते हैं। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो ये हमने 5 फंक्शन पढ़े थे, हमने फर्स्ट चैप्टर में जनरली बेसिक सा पढ़ा था इसका। तो उसी बेसिक के बेस पे ये केस स्टडी है। संजना इज ए ब्रांच मैनेजर ऑफ एबीसी हैंडीक्राफ्ट्स प्राइवेट। द कंपनीज ऑब्जेक्टिव इज टू प्रमोट द सेल ऑफ इंडियन हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट। कंपनी का ऑब्जेक्टिव है इट्स सेल फैब्रिक्स, फर्निशिंग, रेडीमेड एंड हाउस होल्ड आइटम आर मेड आउट ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन फैब्रिक। संजना डिसाइड क्वांटिटी, वेराइटी, कलर्स एंड टेक्सचर of all the above item and then allocate resource। संजना डिसाइड कर रही है कि उसकी क्या क्वांटिटी होगी, कितनी क्वांटिटी बनाएंगे, क्या वैरायटी, क्या कलर्स, ये सारी चीजें वो संजना डिसाइड करती है। तो डिसाइड करने का जो हमारा काम होता है वो किसका होता है, प्लानिंग फंक्शन का होता है। रिसोर्स को एलोकेट करने का काम किसका होता है, ऑर्गेनाइजिंग का काम होता है। सी अपॉइंटेड टीम, सी अपॉइंट, उसने अपॉइंट किया है, अपॉइंट करने का काम हमारा किसका होता है, स्टाफिंग का होता है। टीम ऑफ डिजाइनर एंड क्राफ्ट पीपल इन द कंपनी हु डेवलप सम प्रिंट फॉर बेड कवर इन ब्राइट कलर ऑन सिल्क। ऑल्दो दे लुक्ड वेरी इम्प्रेसिव, दे वर मोर एक्सपेंसिव देन दे हैड प्लान टू सेल। एवरेज कस्टमर कुड नॉट अफोर्ड टू बाई इट। वो मतलब
बहुत ज़्यादा महंगा है जो प्रोडक्ट हमने तैयार किए हैं और कस्टमर इसको अफोर्ड नहीं कर रहा। प्रेजिंग देयर एफर्ट्स, संजना सजेस्ट, वो उसको सजेस्ट कर रही है दैट दे शुड कीप द सिल्क बेड कवर फॉर स्पेशल ओकेजन, कि आप सिर्फ स्पेशल ओकेजन के लिए इसको रखिए, लाइक दिवाली एंड क्रिसमस, एंड ऑफर द कॉटन बेड कवर ऑन रेगुलर बेस टू कीप कॉस्ट अंडर द कंट्रोल, ताकि हमारी जो कॉस्ट है वो अंडर कंट्रोल रहें। तो ये उसने कंट्रोलिंग मेजर लगाए यहाँ पे। तो ये कौन सा फंक्शन है? कंट्रोलिंग फंक्शन है। और सजेस्ट करना, किसी को ऑर्डर देना, किसी को इंस्ट्रक्शन देना, किसी को मोटिवेट करना, ये सारी चीज़ें किस में आती है हमारे? ये आती है डायरेक्टिंग में। तो स्टूडेंट ये हमारे 5 फंक्शन है जिसको हमने लाइन को कोट किया है। आप भी इसे लाइन पढ़िए, इसके अंदर जो अंडरलाइन जो कंसेप्ट छिपा हुआ है उस लाइन के अंदर आप उसको निकालिए, उसकी केस स्टडी बनाइए। केस स्टडी बहुत इजी होती है क्योंकि इसी के अंदर ही आपके क्वेश्चन का आंसर दिया होता है। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव बात करनी है सबसे पहले मानने में, फिर इसके लिए 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं। अपनी केस स्टडी, XYZ पावर लिमिटेड सेटअप ए फैक्ट्री फॉर मैन्युफैक्चरिंग सोलर लैंटर्न्स इन रिमोट विलेज, देयर वाज नो रिलायबल सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन रूरल एरिया। ऐसे काम इस्टेब्लिश कर दिया अपनी ऑर्गेनाइजेशन को जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई सही नहीं है। द रेवेन्यू अर्न बाय कंपनी वाज सफिशिएंट टू कवर द कॉस्ट एंड रिस्क, मतलब कंपनी बस इतना रेवेन्यू है कि उसकी कॉस्ट और रिस्क को अच्छे से कवर कर लेगा। द डिमांड ऑफ लैंटर्न्स वाज इंक्रीजिंग डे टू डे, सो द कंपनी डिसाइड टू इंक्रीज प्रोडक्शन टू जनरेट हायर सेल्स। उसे अपना प्रोडक्शन बढ़ाने का डिसाइड किया। फॉर दिस दे डिसाइड टू एम्प्लॉय पीपल फ्रॉम नियर बाई विलेज, इसके लिए उसने गाँव के लोगों को वहाँ पे अपॉइंट करने का प्लान किया। द कंपनी हैज टू डिसाइड टू ओपन स्कूल एंड क्रेचेस फॉर द चिल्ड्रन ऑफ एम्प्लॉय के बच्चों के लिए उसने स्कूल वगैरह ओपन करने का भी प्लान कर रखा है। तो बताइए यहाँ पर कौन सा ऑब्जेक्टिव है? यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि कंपनी का जो रेवेन्यू है वो कंपनी की कॉस्ट और रिस्क को कवर कर रहा है। तो इसकी वजह से हमारा क्या आ जाएगा? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव आ जाएगा। और उसने जो नियर बाई विलेज है वहाँ से उसने पीपल्स को एम्प्लॉय किया गया, तो ये सोशल की बात हो रही है। ये स्कूल ओपन किया, ये भी सोशल की बात हो रही है। तो इस हिसाब से ये हमारे 2 ऑब्जेक्टिव है। वैसे देखा जाए तो ये एम्प्लॉय के चिल्ड्रन को दिया जा रहा है, तो यह पर्सनल भी हम इसको कह सकते हैं। आप पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी कह सकते हो, लेकिन जब भी आप किसी भी ऑब्जेक्टिव को आइडेंटिफाई करें तो उसके साथ उसकी लाइन को जरूर कोट कर दें, ताकि उस लाइन के एस्पेक्ट में वो हमारा ऑब्जेक्टिव सही हो जाए। 13 क्वेश्चन का क्वेश्चन देखिए क्या है। हाउ डज निशिता प्रूव द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट? वो कैसे प्रूव करेगी कि मैनेजमेंट इम्पोर्टेंट है? और सेकंड क्वेश्चन है टू वैल्यू विच सी वांट टू कम्युनिकेट टू द सोसाइटी के लिए वो क्या वैल्यू कम्युनिकेट करना चाहती है। तो देखिए, निशिता इज ए मार्केटिंग मैनेजर ऑफ ए कंपनी सेलिंग लैपटॉप। सी प्लान द टारगेट सेल ऑफ 2000 लैपटॉप पर मंथ। सी एलोकेट नेसेसरी रिसोर्स टू कैरी आउट द प्लान। She has 6 salesmen working under her. She works with them, guide and motivate them to achieve the target sale. At the end of the month, after comparison of actual sale with the target sale, she found that actual sale exceeded the target sale. She reward the employee. उसने employee को reward किया efficient employee to motivate them, ताकि वो motivate हो जाए। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंस क्या है? देखिए, एक तो यहाँ आ रहा है कि अचीव द टारगेट सेल, मीन्स मैनेजमेंट होता है वो हमारे को अपने जो टारगेट है उसको अचीव करने में हेल्प करते हैं। दूसरा, उसने अच्छा काम कराया तो जो उसकी जो सेल है वो उसकी जो टारगेट सेल थी उससे ज़्यादा हो गई, तो इससे क्या है? एम्प्लॉय की एफिशिएंसी भी इंक्रीज होगी, एफिशिएंसी भी इंक्रीज होगी एम्प्लॉय की। ठीक है, एम्प्लॉय को मोटिवेट भी होगा इसमें। तो देखिए, ये सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। अचीविंग द ग्रुप कॉल्स, इंक्रीज एफिशिएंसी इंक्रीज हो गई है। ठीक है, कंट्रोल भी हो गया सही। देखिए, यहाँ पे उसने फंक्शन देखा है,
तो फंक्शन देखिए उसने प्लानिंग किया था, रिसोर्स को एलोकेशन हमने लास्ट अभी के स्टडी की थी, उसमें मैंने देखा था कि जो रिसोर्स को एलोकेट करता है वो ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन होता है। तो इस हिसाब से इसको केस स्टडी लिख दीजिए। और टू वैल्यू विच वांट टू कम्युनिकेट है, वो कौन सी वैल्यू कम्युनिकेट कर रही है, तो वो उनको अवार्ड दे रही है। उसमें ये देखिए सेंस ऑफ अचीवमेंट कि उसने कुछ अचीव किया है, लॉयल्टी के बारे में, बिलोंगिंगनेस के बारे में, बिलोंगिंगनेस। Suraj work as a salesman in a company selling pet accessories and foods. He has been given a target of selling 12 units of the food packed in a month by offering a maximum 10% discount. उसको 1200 सेल करना है 10% डिस्काउंट के साथ में। In order to meet his monthly sale target on the last few day of month, मतलब साल के महीने के लास्ट दिन में he offer 50% डिस्काउंट टू हिज कस्टमर। उसने 15% डिस्काउंट दे दिया ताकि उसका जो टारगेट है वो अचीव हो सके। तो इसमें क्वेश्चन पूछा कि क्या सूरज इफेक्टिव है, क्या उसने टाइम में काम कर दिया, तो यस उसने टाइम में तो काम कर दिया, बट उसने डिस्काउंट है वो 5% ज़्यादा दे दिया, डिस्काउंट 5% उसने ज़्यादा दे दिया। तो वो इफिशियंट नहीं है, यहाँ पे इस क्वेश्चन में एफिशिएंट नहीं बोलेंगे उसको। ये आज की लास्ट केस स्टडी। Sujata works at design and export house. As per the term of an order received by export house, she has to get 100 unit of denim jacket made in 15 days at 2000 rupees. ये उसको बनाना है, ये उसको ऑर्डर मिला है। She able to complete her target production in 20 days. उसे अपना जो टारगेट है वो कंप्लीट करना है 20 डे, बिकॉज इट इज ऑर्डर टू कंप्लीट द ऑर्डर इन 15 डे। अगर वो 15 दिन में करती है तो सी वुड हैव, ध्यान से पढ़िए लैंग्वेज, सी वुड हैव मेड द वर्कर वर्क ओवर टाइम। अगर वो 15 दिन में उसको करना होता तो फिर उसको ओवर टाइम लगवाना पड़ता, जिसके हिसाब से उसकी जो कॉस्ट है वो 100 रुपये में भी इंक्रीज, वो इंक्रीज हो जाती अगर वो 15 दिन में करते तो यह बताओ उसने 20 दिन में काम किए। यहाँ पे आप लैंग्वेज पढ़िए, सी वुड हैव मेड, उसने काम करा नहीं है, अगर वो करती तो 20 डे में, तो उसने यहाँ पे क्या इफिशिएंट है वो, यस क्योंकि उसने विद इन जो कॉस्ट है वो उसमें हमारा काम किया। इफेक्टिव नहीं है वो क्योंकि उसने 20 डे लगा दिए वहाँ पे। तो इस हिसाब से ये केस स्टडी है स्टूडेंट्स। जब भी आप केस स्टडी पढ़ो तो उसकी पूरी डिस्कस कीजिए। ओके स्टूडेंट।